हे एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का सेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये डेरिवेशन हर हाल में एग्जाम में आता है, पेपर में छपा हुआ मिलता है। तो डेरिवेशन है पहली चीज, ये हम देखने जा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने तरह से होती है। तो इसकी निम्नलिखित तीन स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं? तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है अच्छी स्थिति, जिसे कहते हैं अनुदैर्घ्य स्थिति, और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति, जिसे कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। तीसरी होती है किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी स्थिति। तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो कृपया इस लेक्चर को ना पढ़ें, क्योंकि ये लेक्चर आपको नहीं समझ आएगा जब तक आप इससे पहले का लेक्चर नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है। अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव आता है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप इससे पहले का लेक्चर अटेंड करके आए। ठीक है, सबसे पहली चीज ये समझ लो कि हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। एग्जाम में आता है अच्छी स्थिति के कारण, किसी कारण अच्छी स्थिति आएगा या फिर निरक्षीय स्थिति आता है। एग्जाम में इन दोनों के अलावा कोई एक आ सकता है लेकिन तीसरा नहीं आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको कुछ नई चीज सीखने को मिले तो आप उसे लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग नोट हो चुकी है। ठीक, अगर हम बात करें, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक, ये हर साल एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कितने नंबर का आता है? 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, किसी न किसी में छपा हुआ मिलता है, किसी न किसी, ठीक, किसी न किसी के बोर्ड में एग्जाम में, यानी किसी न किसी सेट में क्या होता है, छपा हुआ मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में केवल ये भी कह सकता है कि अच्छी स्थिति को निकालो, या फिर अच्छी स्थिति को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। अगर बात करें वैद्युत द्विध्रुव, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति क्या होती है? अच्छी स्थिति मतलब उसी की अक्ष में, उसी की अक्ष में। जैसे इसके डायग्राम की बात करें, इसकी लैंग्वेज लिख दी है। इसकी लैंग्वेज के लिए मैं सिंपल तरीका बताऊंगा, सीधी स्ट्रेट सब कुछ डायग्राम में दिखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, जो हम बताएंगे बिल्कुल यूनिवर्सल बताएंगे। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव बताया था। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होते हैं? दो आवेश होते हैं, एक माइनस क्यू होता है और दूसरा क्या होता है? प्लस क्यू होता है। ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये क्या है? प्लस क्यू आवेश है। ठीक, इसका मध्य बिंदु क्या होता है? ओ होता है, मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु क्या है इसका? ओ है। ठीक है, इसके बीच की अर्ध दूरी क्या होती है? 2l होती है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अर्ध दूरी क्या होती है? 2l होती है। ठीक, अगर ओ से माइनस क्यू के बीच की दूरी देखें तो क्या होगी? l होगी, और प्लस क्यू के बीच की दूरी देखें तो क्या होगी? l होगी। हमको निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया था ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम बात करें अक्षीय स्थिति, मतलब ये हो गई इसकी अक्ष, जो ब्लैक वाली लाइन है ये हो गई इसकी अक्ष, हो गई इसकी अक्ष में कहीं भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो डिफिनेशन में, यानी कि इसकी लैंग्वेज में लिखोगे क्या? ठीक है, पहले डायग्राम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी अक्ष में हमने मान लिया कि इसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है? P है। ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु को हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहां से निश्चय देंगे? इसके मध्य बिंदु से। जो ये मध्य बिंदु दिख रहा है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु क्या है? कोई P है। इस पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन डिस्टेंस कहां से होगी? मध्य बिंदु O से P तक। जरूरी नहीं कि इधर आप आगे ले सकते हो या फिर और पीछे ले सकते हो। कंडीशन क्या है? प्लस क्यू के बाहर होगा, क्योंकि उसी की अक्ष की बात करते हैं, उसी की अक्ष की। इस तरफ भी ले सकते हो, इस तरफ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र आपको पता है एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि, और सदिश राशि है तो यहाँ पर दो आवेश है। कितने आवेश है? दो आवेश। तो इसकी दिशा हमको निकालनी पड़ेगी, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो दिशा निकालने के लिए आपको हमने बताया था जिस बिंदु पर, ठीक, हमें क्या निकालनी होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी होती है। वहां पर परीक्षण आवेश रख देते हैं, आग बंद करके परीक्षण आवेश रख दो। जैसे तो P बिंदु पर क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो यहाँ क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश रख देंगे क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट रख देंगे। ये जहां जाने की कोशिश करता है वही वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, दिशा होती है, यानी कि वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, दिशा होती है। तो यहाँ पर दो आवेश है, ठीक, क्योंकि आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, ठीक है। तो अगर माइनस क्यू के कारण देखें, किसके कारण देखिए, माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू जो होगा परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा, माइनस क्यू परीक्षण आवेश को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर जैसे खींचेगा तो यहाँ बल कहाँ लगेगा, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, और जिस दिशा में वैद्युत बल लगता है वही दिशा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। क्यों, क्योंकि आपको पता है E बराबर क्या होता है, N अपॉन Q नॉट, और जो वैद्युत बल की दिशा होगी ना वही किसकी दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वापस हम लोग माइनस क्यू के कारण, पहले हम आवेश माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। निकालेंगे कैसे, बिंदु P पर निकालना है तो क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश रखेंगे प्लस क्यू नॉट। ये जहां जाएगा तो ये अगर अट्रैक्ट होगा तो ये दिशा ये होगी, अगर क्या होगा रिपल्शन होगा, नहीं प्रतिकर्षण होगा तो दिशा इस तरफ होगी। तो देख लेते हैं माइनस क्यू के कारण हम ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1, तो इसको अट्रैक्ट करेगा तो दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E1, यानी कि इस दिशा में होगी, ठीक। सेम केस ऑफ प्लस क्यू कारण, प्लस वाला क्यू क्या होगा, परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा, परीक्षण आवेश पर बल किस दिशा में लगाएगा तो दिशा क्या होगी, ठीक है, ये हो जाएगी दिशा, ये हो गई, जिसे कहेंगे E2, क्या कहेंगे, E2 कहेंगे। वापस समझ लो, हमने माइनस क्यू के कारण लिया है E1 और प्लस क्यू के कारण लिया है E2। आप किसी को E1 किसी को E2 ले सकते हो, ठीक। ये बात हो गई डायग्राम की, ये बात हो गई डायग्राम की, ठीक। अब इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज सब कुछ डायग्राम से कि आपको देखना है, डायग्राम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, बस मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक। लैंग्वेज में क्या लिखोगे, हम वैद्युत द्विध्रुव को ए भी मान लेते हैं, ये ए हो गया इसका और ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक। तो ध्यान से समझना, ठीक। आगे बात करें लैंग्वेज की, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के। परावैद्युतांक के यानी कि कोई माध्यम हो सकता है, वायु निर्वात या फिर कोई भी माध्यम हो सकता है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के। ये वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अर्ध दूरी क्या है, 2 है, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, इस पर हमको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको E1 मिल गया, E2 मिल गया, लेकिन हमको E1 E2 निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस क्यों चाहिए अभी हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अब माइनस क्यू की, ठीक, बिंदु P से डिस्टेंस क्या होगी, अगर देखें तो देख लेते हैं माइनस क्यू की बिंदु P से डिस्टेंस, भाई इतनी देखो, मध्य बिंदु O से P तक डिस्टेंस तो r है, L और इंटू हो जाएगी तो क्या होगी, r प्लस l हो जाएगी, r प्लस l हो जाएगी, ठीक। ये डिस्टेंस होगी r प्लस l। अब बात करें किसकी, प्लस क्यू की, प्लस क्यू नॉट यानी कि बिंदु P तक, प्लस क्यू की बिंदु P तक की डिस्टेंस अगर देखें तो कितनी होगी, प्लस क्यू ये है तो प्लस क्यू की बिंदु P तक डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस l। कैसे होगी, क्यों होगी वो अभी देख रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से समझिए, टोटल डिस्टेंस क्या है r, हमको बिंदु B पर चाहिए यानी प्लस की से चाहिए, तो r में से इतने में से l को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये आ गई डिस्टेंस। इन डिस्टेंस का, ठीक है, एक कुछ ना कुछ क्या यूज है, इसलिए हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, E1 की वैल्यू निकालेंगे, E2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है दो वेक्टर क्या है, विपरीत दिशा में। जब दो वेक्टर क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं ना, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, परिणामी निकल आता है, क्या निकल आता है, रिजल्टेंट निकल आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E1 की वैल्यू लिखते हैं। माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझते रहना, हर एक चीज पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप ना करना, नहीं तो आगे समझ नहीं पाओगे, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता को हम E1 से लिए हैं, माइनस क्यू है तो क्या लिए हैं, E1 से, तो फॉर्मूला होगा E1 इक्वल, ठीक है। आपको हमने बताया था लास्ट टाइम में डेरिवेशन बताया था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था
क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या था क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में क्या था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि इक्वल फॉर्मूला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, माइनस क्यू आर के कारण, तो क्या लेंगे, ठीक है, बीच की डिस्टेंस यहाँ पर आर क्या लेंगे हम, ठीक है, माइनस क्यू, ठीक, माइनस क्यू से बिंदु पी तक की डिस्टेंस कितनी, आर प्लस एल, ठीक। तो लिखने जाते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल ऑफ होल स्क्वायर, ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, एक हो गया, ठीक। जैसे हमने e1 निकाला है वैसे ही क्या निकालेंगे, प्लस के कारण क्या निकालेंगे, e2 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, e2 की वैल्यू। तो लिखेंगे क्या, सेम प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना और साथ ही साथ क्या बनाते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे मेरे साथ साथ। बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 5 नंबर आपके फ्री के हैं मान लो, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे आप, E2 इक्वल, E2 हमने लिया है प्लस क्यू के कारण लिया है, प्लस क्यू आवेश के कारण लिया है हमने, E2 लिया है, क्या लिया है, E2 लिया है। एक बात समझ लो, हम सदिश राशि की बात करते हैं तो साइन नहीं लेते, जैसे इसमें माइनस क्यू आवेश है तो साइन नहीं लेंगे, केवल परिमाण लेंगे, प्लस क्यू आवेश इसमें तो साइन नहीं लेंगे, केवल उसका परिमाण लेंगे, केवल क्यू ही लेंगे। तो क्या लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, ये तो आपको पता ही है क्या होता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, क्यू अपॉन में आर की जगह क्या लिखोगे, प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस क्या है, आर माइनस एल, क्या है, आर माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर, आर माइनस एल, ठीक है। आर माइनस एल आप ऐसे भी ले सकते हो, आर माइनस एल ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसे आप हटा सकते हो, ठीक है। ये बात होगी E1 E2 की बात होगी, E1 और E2 की बात होगी। और हमको निकालना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी यानी कि टोटल दोनों आवेशों के कारण निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। लिखेंगे, इतना मेहनत कर दे रहा हूँ, वापस से डायग्राम बना के इतना मेहनत कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस मुझे चाहिए। तो बेटा ये होगा, ये माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब हम देखें पूरे वैद्युत द्विध्रुव यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश दोनों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता, यानी जैसे कहेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से समझना क्या है, ठीक है, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी, परिणामी मींस टोटल, जिसे कहते हैं रिजल्टेंट, क्या कहते हैं, रिजल्टेंट, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता को हम लिखेंगे ई से, किससे लिखेंगे, ई से। आपको पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर, भाई इसके कारण जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण क्या है, E1 आया है, और प्लस क्यू आवेश के कारण क्या आया है, E2 आया है, ठीक है। जब दो वेक्टर क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, तो उनका परिणामी यानी रिजल्टेंट निकालते समय क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस। आपने 11th में पढ़ा होगा, जब दो वेक्टर क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, तो उनका परिणामी निकालते समय क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब जो, और जब दो वेक्टर क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तो रिजल्टेंट निकालते समय क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। अगर किसी एंगल पर होते हैं तो परिणामी का सूत्र लगा देते हैं, या फिर उसके क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई को हम कैसे निकालेंगे, E1 माइनस E2 का होगा कि E2 माइनस E1 पे। देखिए यहाँ पर E2 वैल्यू क्या है, कम है, तो हम E2 से E1 को माइनस करेंगे, E2 से
E1 को माइनस करेंगे, एक चीज पॉइंट बता रहे हैं क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर E1 की वैल्यू E2 वैल्यू क्या है, E2 वैल्यू क्या है, ज्यादा है। E2 वैल्यू किससे ज्यादा है, E1 से। कैसे ज्यादा है, किसी का अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या होता है, छोटा होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी हो जाती है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, हर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या होगा, छोटी है। तो क्या करेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे, E2 माइनस E1। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो E की वैल्यू अगर लिखेंगे, E इक्वल E2 की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q अपॉन r प्लस l ऑफ होल स्क्वायर। E1 की वैल्यू क्या है, ये है आपकी E2 वैल्यू r माइनस l, क्या है, r माइनस l ऑफ होल स्क्वायर। E1 की क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q अपॉन r प्लस l ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गई E2 की वैल्यू, ये हो गई E1 की वैल्यू। अब क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन में आपका पूरा पूरा मिल रहा है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k कॉमन मिल रहा है और q कॉमन मिल रहा है। वैल्यू क्या बचेगी, 1/r माइनस l ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l ऑफ होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी, ये क्या है, माइनस है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, इसे आप ऐसे रखेंगे, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा r माइनस l ऑफ होल स्क्वायर, तो r प्लस l ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों अलग अलग ही आएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है। इसका, ठीक है, इसका इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका इधर होगा, तो क्या होगा, r प्लस l ऑफ होल स्क्वायर माइनस r माइनस l ऑफ होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। ठीक, अगला टर्म में क्या रहेगा, ये a प्लस b होल स्क्वायर बन रहा है, तो यानी कि इसका क्या ओपन करेंगे, फॉर्मूला, और इसका ओपन करेंगे क्या, फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q ऐसे रखो। नीचे देखो अगर, तो नीचे कुछ टर्म बन रहा है यानी फार्मूला बन रहा है। ये r माइनस l यानी कि a माइनस b, ये r प्लस l यानी कि a प्लस b। तो a माइनस b, a प्लस b आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और ये पावर क्या हो गई, होल स्क्वायर हो गई। पावर क्या होगी, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rn, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसका ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, केवल माइनस साइन लगाएंगे, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rn। ठीक है, ये हो गया इसका, ठीक है, फॉर्मूला ओपन के बाद। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो लिखेंगे E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये अपॉन वाला टर्म ऐसे रखेंगे, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आराम से एक एक चीज बता रहे हैं, आप ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है, एक एक चीज लिख भी रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rn। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, आप ध्यान से समझिए, ये माइनस है, ये प्लस कैंसिल, ये माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू q। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये 2rl प्लस का है, ये भी 2rl प्लस का है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा, 4rn अपॉन में क्या होगा, r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। ठीक, ये इतने टर्म की बात हो गई। अब एक या दो स्टेप और बचा है, बिल्कुल ध्यान से केयरफुली होकर समझना है। ठीक, आपको पता है, ठीक है, कि मैंने पहले द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताया था। उससे पहले ये समझ लो कि मैंने आपको पहले द्विध्रुव आघूर्ण बताया था
कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P इक्वल होता है Q इंटू 2L। ठीक है, जिन्होंने इससे पहले लेक्चर में देखा है वो उसे लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ समझ नहीं पाओगे। ठीक है, सर के ऊपर से जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P इक्वल होता है Q इंटू 2L। ठीक, तो यहाँ पर हम इसे ब्रेक करके लिख रहे हैं 4R को। कैसे लिख रहे हैं? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q, ठीक है, इंटू 2L। इतना पूरा अलग लिख रहे हैं, और 2 क्या लिख रहे हैं? बाहर लिख रहे हैं। ठीक है, 2 अलग लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम बात करें, ठीक, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं अभी आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, P की जगह यानी कि Q इंटू 2L की जगह हम रखेंगे P, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल होता है Q इंटू 2L। तो क्या लिखेंगे? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है? L का मान जो होता है R दूरी के कंपैरिजन में क्या होता है? बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। L का मान क्या होता है? एंगस्ट्रॉम में होता है, नैनोमीटर में होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जो आपका AB है, क्या है? AB, ठीक है, इनके जो बीच की दूरी अल्प होती है, जो 2L होती है, इनके बीच की अल्प दूरी क्या होती है? 2L होती है। ये होती क्या होती है? छोटी होती है। मध्य बिंदु से जो दूरी निकालोगे और भी क्या हो गई? हाफ हो जाएगी ना। ठीक है, तो वही केस है, L का मान R के सापेक्ष क्या होता है? R के अपेक्षा बहुत छोटा होता है। तो L स्क्वायर जब करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी क्या होगा? कम। यानी किसी भी वैल्यू को जब स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या होती है? और क्या होती है? लेस हो जाती है। तो L स्क्वायर को क्या ले सकते हैं? हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ठीक है, इसमें स्क्वायर चल रहा है, यहाँ भी स्क्वायर चल रहा है, यहाँ भी स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो अब आर स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर करोगे, एल स्क्वायर का मान क्या होगा? 0 हो गया। क्यों हो गया? यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो एल स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन क्या होगा? आर स्क्वायर। अतः एल स्क्वायर इक्वल 0, यानी कि एल स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, क्या बात करें, यहाँ पर एक L, ठीक है, देखो Q इंटू 2L है, Q इंटू क्या है? 2L। यहाँ पर अभी एक आर अभी बाकी है। ठीक है, यहाँ पर भी एक आर वही लेते हैं, तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2P अपॉन में R क्यूब आएगा। क्या आएगा? 2P अपॉन में R क्यूब। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से, कि डेरिवेशन याद कैसे करना है, याद कैसे, लास्ट का फॉर्मूला आपको तैयार करना है, डेरिवेशन में कैसे आपको तैयार करना है वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस से एक एक चीज बताइए। क्या इस फॉर्मूले को याद कैसे करोगे? 2P अपॉन R क्यूब, 2P अपॉन R क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पूरे चैप्टर में आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो याद करने का तरीका क्या है? 2P अपॉन R क्यूब, जहां P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P इक्वल होता है Q इंटू 2L। इसका अगले वाला जो डेरिवेशन है वहां आएगा P अपॉन R क्यूब। आप कैसे, ठीक है, सॉल्व करेंगे? स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए, माइंड में ध्यान रखो, जिसे कहते हैं मनन करना। आप चलते फिरते कभी भी, ठीक है, इसको अगर मनन करोगे तो क्या होगा? वो, ठीक है, बहुत लंबे समय तक क्या होगा? तैयार रहेगा। ठीक, पहले निकालोगे माइनस क्यू, आप ऐसे निकालो, E1 की वैल्यू निकालोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, बीच की डिस्टेंस क्या है? R प्लस L, तो लिख लिया। क्योंकि मैंने बताया था किसी एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपॉन R स्क्वायर बताया था। जब मैं वहां पढ़ा भी रहा था तो भी मैंने बताया था कि इसी दिन के लिए यूज होगा, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर निकालोगे, नहीं पहले माइनस Q के कारण निकालो E1 की वैल्यू, प्लस Q के कारण निकालोगे E2 वैल्यू। उसके बाद देखा दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि इनको परिणाम ही निकालना है ना। वैद्युत द्विध्रुव भाई दो आवेशों से मिलकर बना है, एक माइनस Q और प्लस Q, दोनों के कारण हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कहेंगे परिणामी। ठीक, उसके बाद E2 की वैल्यू रख दो, E1 की वैल्यू रख दो, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे तो न्यूमेरिकल भी एक एक होंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो आगे। ठीक है,
जिन्हें नीड है उन तक क्या करें, पहुंचाएं। थैंक यू।